अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 7 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और लार्वल 7 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ न्यू फीचर्स जो लार्वल 7 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि वो फीचर्स क्या-क्या हैं और जहां पर ज़रूरत पड़ी हम उनकी एक-एक, दो-दो एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले लार्वल 7 या लार्वल की दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लारावेल 7 की ऐप नज़र आ रही होगी। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर में और यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में भी इसको ओपन किया हुआ है। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी मैं आपको उस फीचर की एग्जांपल भी दूंगा। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो पहला फीचर है वो है राउट मैचिंग परफॉर्मेंस। अब बेसिकली ये एक बेंचमार्किंग फीचर है जो कि एनहेंस करता है आपके राउट मैचिंग प्रोसेस को। जब आप अपनी साइट को लाइव करते हैं और डिबग मोड डिसेबल करते हैं तो उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपके जो राउटिंग है, सपोज कोई यूज़र कोई राउट ओपन करता है तो वो क्विकली उसकी रिक्वेस्ट सेंड हो और क्विकली उसका रिस्पॉन्स भी रिटर्न हो। तो इस चीज़ को कैशे के थ्रू एनहेंस किया गया है यूजिंग न्यू फीचर ऑफ सिम्फनी 5। सो यहाँ पर अगर मैं आपको टेलर ऑटवेल का मैसेज दिखा दूँ, सो यहाँ पर उसने लिखा है कि इनिशियल बेंचमार्किंग ऑफ हेलो वर्ल्ड रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स, कि अगर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें 800 या 800 से ज़्यादा राउट्स है इन लारावेल 7, तो उसमें अगर आपके पास एक सिंपल राउट है जो आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न करता है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करता, तो ये विद द हेल्प ऑफ राउट कैशे ये ट्वाइस एज फास्ट एज लारावेल 6 प्लस राउट कैशे है। अगर आप अपने राउट्स को कैशे कर लेते हैं, ये एक PHP आर्टिसन कमांड है जो कि आप कमांड टर्मिनल पर रन करते हैं, PHP आर्टिसन राउट कैशे बिफोर अपलोडिंग योर वेबसाइट फ्रॉम डेवलपमेंट टू लाइव सर्वर, ताकि आपके जो यूज़र्स हैं जो इस साइट को लाइव एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो उसको फास्ट एक्सेस कर सकें। सो दिस इज़ फ्रॉम टेलर ओटवेल के इनिशियल बेंचमार्क ऑफ हेलो वर्ल्ड रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स साइकिल फॉर एन एप्लीकेशन विद 800 राउट्स इन लारावेल 7 plus route cache are twice as fast as Laravel 6.x plus route cache. So it's just because of the Symfony's new more performant matcher। और इसके लिए उन्होंने थैंक्स किया है ड्राइज विंड्स को फॉर द वर्क ऑन दिस। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस फीचर की मदद से अब हमारी जो एप्लीकेशन, जो लाइव एप्लीकेशन हुआ करेगी, वो मच फास्टर हो जाएगी लारावेल 7 के अंदर, 2 टाइम बल्कि फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू लारावेल 6 फाइनल एप्लीकेशन। सो दिस इज़ राउट मैचिंग परफॉर्मेंस फीचर इन लारावेल 7। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो है गज़ल एब्स्ट्रैक्शन। अब बहुत से यूज़र गज़ल HTTP को जानते होंगे, जो कि मेरी लारावेल की सीरीज़ या PHP की ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं कि हम कर्ल को यूज़ करते हैं, समटाइम अजैक्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक गज़ल HTTP के नाम से क्लास भी मौजूद है जो कि एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिसकी मदद से हम डाटा को फेच कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। तो अब लारावेल में क्या किया गया है कि इसको एक रैपर के तौर पर कुछ हमें मेथड्स इस किस्म के प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसकी मदद से हम आसानी के साथ इस गज़ल एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं टेलर ओटवेल का मैसेज आपको दिखाऊं, तो उसने कहा कि ये एक पोर्ट है, मतलब इसको एक कन्वर्ट किया गया है एक और जो ZTTP गज़ल है उससे, जो कि एडम वाथन या जो भी उनका नाम है उन्होंने इसको क्रिएट किया था। तो इस लेयर की मदद से अब पोस्ट करना, रिक्वेस्ट को गेट करना या जेसन में डाटा को लेना या कन्वर्ट करना बहुत आसान हो गया। बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया, बिहाइंड द सीन गज़ल HTTP को यूज़ किया गया। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये जस्ट एक सिंपल रैपर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मतलब इसमें कुछ फीचर्स, कुछ क्लासेस ऐड की गई हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ये नॉर्मल जैसे आप राउट कॉलन कॉलन पोस्ट क्रिएट करते हैं इन web.php और राउट डॉट गेट, राउट डॉट पैच, राउट डॉट डिलीट वगैरह वगैरह, इस तरह की जो आप राउट्स क्रिएट करते हैं
उसी तरीके से हमें एक HTTP की क्लास दे दी गई है या फसाड दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड्स HTTP। उसके बाद आप जब भी इस किस्म की रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो उसका रिस्पांस आपको मिलेगा फ्रॉम गज़ल HTTP, जो कि फिर आप यहाँ पर रिस्पांस को एको कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मेथड हैं, जैसे आप उसकी बॉडी को चेक कर सकते हैं, जेसन को, स्टेटस को, उसका ओके का मैसेज क्या है, सक्सेसफुल है या नहीं है, या सर्वर एरर है या क्लाइंट एरर है, क्या चीज़ है। और बाय डिफ़ॉल्ट द कंटेंट टाइप इज़ एप्लीकेशन स्लैश जेसन। यू मे आल्सो इजीली सेंड फ्रॉम फॉर्म इनकोडेड यूआरएल रिक्वेस्ट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसकी मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने सबलाइन में, और यहाँ पर L7 ऐप के नाम से मैंने लारावल 7 को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजर डॉट जेसन में लारावल फ्रेमवर्क 7.0, और इसके लिए PHP का जो मिनिमम वर्जन है वो 7.2.5 रिक्वायर्ड है। मेरे पास 7.3 जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है HTTP रिक्वेस्ट को, यहाँ पर मैं क्विकली आपको राउट्स के अंदर, वेब के अंदर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक गेट रिक्वेस्ट देता हूँ और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं सपोज सबसे पहले तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। सो HTTP:// गेट, तो ये हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, F5 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड्स HTTP सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद फंक्शंस ये जो है ये हमें रिस्पांस रिटर्न करेगा। हम इसको डाई एंड डंप कर लेते हैं रिस्पांस को, तो ये हमारे पास यहाँ पर डंप हो जाएगा रिस्पांस। मैं इसको यहाँ पर रीलोड करता हूँ इस पेज को, बल्कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लारावल 7 app.test में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहला मैसेज आया टू फ्यू आर्गुमेंट फंक्शन एल्यूमिनेट गेट रिक्वेस्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और ये मेरे पास जेसन प्लेस होल्डर एक फेकर HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट है, उसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ गेट के अंदर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। सेव किया और इसके बाद इसको रीलोड किया, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अब फुलफ़िल हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सक्सेसफुल एक रिस्पांस विद रिस्पांस फ्रेज ओके, स्टेटस कोड 200, हेडर्स नेम्स, प्रोटोकॉल और इसके अलावा स्ट्रीम, जो भी तमाम का तमाम डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली मिल चुका है। इसको फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो हम इसका बॉडी का डाटा भी उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी, तो हमें बॉडी का डाटा मिल जाएगा, जो कुछ बॉडी में होगा ये डाटा है सारा, ये देख सकते हैं। सो बॉडी जो है वो बेसिकली हमें एरेज के टाइप रिटर्न करती है, दैट्स वाई ये हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में इस तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जेसन में डाटा लेना चाह रहे हैं तो सिंपली रिस्पॉन्स जेसन कर दें और अब आपको ये डाटा देखिए इन द फॉर्म ऑफ एरे रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। तो ऑटोमेटिकली जो लारावल है वो जेसन को एरेज में, प्रॉपर एरेज में कन्वर्ट करके आपको 10 यूज़र जो यहाँ पर भी यूज़र्स हैं वो सेम यूज़र यहाँ पर भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं HTTP गेट, HTTP पोस्ट। हम इवन इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, आई थिंक पोस्ट भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इसी URL को। और यहाँ पर हम एरे की सूरत में डाटा जैसे ID, इसमें अगर आप देखें तो ID ऑटोमेटिक होगी, तो नेम में जो है वो एक ही रिक्वायर्ड है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ ऐसे। तो ये हमने क्या किया, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी सेम इसी URL को। तो अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ID 11 और नेम इमरान कासिम यहाँ पर मुझे रिटर्न हुआ। लास्ट जो यूज़र थे इसमें उसकी ID 10 थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ID 10 थी। तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न हुआ वो ID 11 हुई, तो इट मीन्स जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है टू दिस URL वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस गज़ल HTTP के रैपर को, HTTP क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर आप विद हेडर्स, मतलब यहाँ पर जेसन है, तो अगर मैं हेडर्स लिखता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि कौन कौन से हेडर्स के ज़रिए ये डाटा रिटर्न किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इसकी डेट है, कंटेंट टाइप आपको मिलेंगे, कंटेंट लेंथ मिलेगी। तो ये सारे वो हेडर्स हैं जो सेंड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये गज़ल HTTP का रैपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था इन दिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस भी रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर रिस्पांस में स्टेटस लिखता हूँ तो जो भी स्टेटस होगा
वो मुझे ये रिटर्न करेगा। देखिए रिटर्न किया तो इसका अब मुझे स्टेटस रिटर्न होगा 200 आई थिंक स्टेटस होगा, तो 201 स्टेटस नॉट 200, 201 स्टेटस रिक्वेस्ट हुआ है, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ। अगर मैं यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और ये डाटा मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव किया, दोबारा रन करता हूँ, सो दिस टाइम हमें 200 रिटर्न हुआ। 201 पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हुआ और 200 जो है वो गेट रिक्वेस्ट के साथ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं, अगर ये स्टेटस हो तो ये काम करो वगैरह वगैरह। तो ये है हमारे पास गज़ल HTTP एब्स्ट्रैक्शन लेयर या रैपर, गज़ल HTTP का रैपर इन द फॉर्म ऑफ HTTP क्लाइंट। तो गज़ल एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो ब्लेड एक्स है। अब ब्लेड एक्स का मतलब है कि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में हमारे पास एक एक्स न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया है, जैसे ट्रांसलेशन के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर ई है। इसी तरीके से हमारे पास एक एक्स न्यू कंपोनेंट डायरेक्टिव डिज़ाइन किया गया है, जिसकी मदद से हम न्यू व्यू कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको एम्बेड कर सकते हैं यूजिंग एक्स डैश इन ओवर प्रोजेक्ट्स। अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, यहाँ पर ये देखिए, तो इसको पहले कहा गया था कि ये क्लासलेस कंपोनेंट है, फिर इसको रीनेम कर दिया गया एनोनिमस कंपोनेंट में, क्योंकि क्लासलेस कंपोनेंट जो है वो एक यूनिक नेम नहीं था, क्योंकि बिहाइंड द सीन तो हम क्लास ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्लासलेस कंपोनेंट जो है वो एक अच्छा नाम नहीं था, तो उसको चेंज करके एनोनिमस कंपोनेंट कर दिया गया। अब बेसिकली ये काम कैसे करता है कि आपके पास एक अवतार डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल है कंपोनेंट के अंदर, तो आप वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में एक रन करते हैं एक्स डैश के साथ एक अवतार क्लास का। ये क्लास नेम होगा, आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, कैमल केस में लिख सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। फिर उसको आप डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और वो पैरामीटर्स हमें डाटा प्रॉपरली जहाँ पर उनको यूज़ करना है वो उनको यूज़ करते हैं। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन लिस्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक न्यू मेक कमांड इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मेक कंपोनेंट। सो मेक कंपोनेंट जो कमांड है वो हमें कंपोनेंट जनरेट करने में हेल्प करती है। तो मैं अगर लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट मैसेज, तो ये हमने एक मैसेज के नाम से कंपोनेंट क्रिएट किया। मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो व्हाट इट विल डू कि ये हमारे एक ऐप के अंदर HTTP के अंदर ऐप के अंदर व्यू का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा, व्यू विद कैपिटल V, और उसके अंदर कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर होगा और उसके कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर मैसेज डॉट PHP की एक क्लास क्रिएट होगी जो कि कंपोनेंट से एक्सटेंड होगी। और ये बेसिकली एलिमिनेट व्यू के लिए कंपोनेंट की क्लास है जो कि यूज़ करती है इस कंपोनेंट में। और इसमें एक ही मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, वो है रेंडर मेथड, और इस रेंडर मेथड में हम कंपोनेंट्स डॉट मैसेज को व्यू करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये ऑलरेडी वर्जन 6 तक हमारे पास मौजूद था, जिसमें हम कंपोनेंट्स को इस तरीके से कंपोज़र या कंपोज़र व्यू के थ्रू रेंडर करते हैं। लेकिन ये एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि लार्वल 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये कंपोनेंट डॉट मैसेज ऑटोमेटिकली लोड होगा जब हम वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर, यहाँ पर मैं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में आता हूँ, रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में, और यहाँ पर मैं कहीं पर भी एक इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट के अंदर एक्स लिखता हूँ और डैश लिखता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेल्फ क्लोज। तो एक्स डैश के बाद मैं इस क्लास नेम को लिखूँगा जो कि है मैसेज, तो मैं इसको लिख देता हूँ मैसेज। अब ये जो कंपोनेंट है ये कस्टम कंपोनेंट है, जैसे हम Vue.js में या रिएक्ट में क्रिएट करते हैं, तो React.js या Vue.js के अंदर क्रिएट होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। सो एक्स डैश मैसेज है। अब ये एक्स डैश मैसेज क्या करेगा कि रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर आएगा, कंपोनेंट्स में आएगा और वहाँ पर मैसेज डॉट प्लेट डॉट PHP फाइल, ये वाली फाइल जो है इसको लोड करेगा। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, मैसेज को सेव करूँगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पर पेज को। इससे पहले मुझे राउट को भी चेंज करना होगा वेब डॉट PHP में, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पर व्यू कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वेलकम कर देता हूँ, तो ये वेलकम ब्लेड डॉट PHP ओपन होगा। तो ये हमारे पास है राउट व्यू। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ पेज को। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये मैसेज नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ।
यहाँ से मैं कट करके इसको फिगर के नीचे यहाँ पर OL से ऊपर इधर में रख देता हूँ, एक्स मैसेज। सेव किया तो ये हमारे पास मैसेज वही शो हो गया जो इससे पहले मैसेज हमने यहाँ पर message.blade.php में लिखा था। तो यही मैसेज यहाँ पर हमें रिटर्न हो गया। सो इट इज़ नॉट द मैन हु हैज़ टू लिटल बट द मैन हु केव्स मोर दैट इज़ पुअर। सो ये इस तरीके से हम जो है वो कंपोनेंट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अब इस कंपोनेंट को फर्दर हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं डायनामिकली इसको कोई नेम पास करना चाहूँ, जैसे वो नेम यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू इमरान कासिम लिख देता हूँ। अब इस नेम को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो सनेका लिखा ये नेम, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं लिखूँगा ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को इस तरीके से नेम लिख दूँगा। लेकिन ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा तब तक जब तक हमने जो ऐप के अंदर व्यू क्रिएट किया उसके अंदर मैसेज के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर जाकर नेम का वेरिएबल क्रिएट ना करें और इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। खैर ज़रूरी तो नहीं लेकिन दे देना अच्छी बात होती है। सो दिस नेम इज़ इक्वल टू $, नेम, और यहाँ पर हम एक पब्लिक नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सो दिस इज़ इट। अब हम जब इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर नेम, इस नेम की जगह पर इमरान कासिम लिखा हुआ नज़र आएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो डिड यू सी कि यहाँ पर अब ये नाम चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको फर्दर क्लासेस वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अंदर क्लासेस को एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू। इवन हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर अगर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पर नेम ले लेता हूँ एज अ पैरामीटर, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोजर फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको नेम पास करूँगा और यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न व्यू वेलकम कॉमा नेम कुछ इस तरीके से। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क ठीक है नेम लगा दिया, तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो टू फ्यू आर्गूमेंट पास टू क्लोजर। सो इट मीन्स यहाँ पर ये जो नेम है इसको मैं एक भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया था देना। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आपको सेम मैसेज नज़र आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान, तो राउट तो ओपन हुआ लेकिन यहाँ पर ये इमरान कासिम की जगह ये पाकिस्तान जो मैंने पास किया है ये लिखा हुआ नज़र आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक डिफरेंट है। आप यहाँ पर welcome.blade में आएंगे और यहाँ पर आप कॉलन लिखेंगे और फिर जो भी नाम देना चाहें आप इसको सपोज ऑथर दे देता हूँ, फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर उसको एज इट इज़ जो भी वेरिएबल नेम है वो पास कर देंगे। इन आवर केस इट इज़ दिस नेम, ठीक है। इस नेम को हमने यहाँ पर पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं मैसेज में आता हूँ, सॉरी message.blade.php में, और यहाँ पर ऑलरेडी नेम मौजूद है। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि स्टिल यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ। हालांकि हमारा राउट अब ठीक बाइंड हो चुका है, कोई एरर नहीं है, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि हम ये जो मैसेज है इसके अंदर अब इसको यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको कहता हूँ ऑथर। सो दिस ऑथर इज़ इक्वल टू ऑथर, और यहाँ पर मैं पब्लिक ऑथर कह देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ऑथर यूज़ कर लिया। सो इसको अब मैं रीलोड करता हूँ तो अब वो कह रहा है कि अनरिजॉल्वेबल डिपेंडेंसी रिजॉल्विंग पैरामीटर रिक्वायर्ड ऑथर इन क्लास ऐप व्यू कंपोनेंट्स मैसेज। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑथर जो यहाँ पर है हमें इसको पास करना है, जबकि हम यहाँ पर पास कर रहे हैं AUTH ऑथर इज इक्वल टू नेम। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें ऑथर लिखना पड़ेगा नॉट नेम। तो ऑथर लिखा, इसको रीलोड किया तो स्टिल इट आस्किंग फॉर पैरामीटर इन क्लास। तो हमने इसको दे तो दिए, यहाँ पर नेम है और यहाँ पर हमने इसको ऑथर एज बाइंड कर दिया विद कॉलन, ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक वैल्यू आ रही है, डायनामिक वैल्यू हमारे पास, ठीक है।
और उसके बाद हमने इसको मैसेज के अंदर ऑथर इज इक्वल टू दिस ऑथर, तो दिस ऑथर इज इक्वल टू ऑथर कस्टम में हमने इसको पास कर दिया। तो ये तो ठीक है, इसमें यहाँ पर ऑथर आ गया। और आई थिंक इसमें नेमिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने नेम दिया और यहाँ पर ठीक है नेम डिफ़ॉल्ट है। तो एक ही पैरामीटर है, नहीं हम दो पैरामीटर दे रहे हैं, एक वेलकम नेम है और एक $साइन नेम है, क्योंकि ये नेम हमें रिक्वायर्ड है फ्रॉम। अगर यहाँ पर हम नहीं नेम नहीं दे सकते क्योंकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग नेम हियर, सो इसको तो एक्चुअली वो जो नेम था वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। तो इसमें हमने करना क्या कि इसमें सिंपली आप ऑथर दे दें, यहाँ पर भी ऑथर एज अ पैरामीटर पास कर दें और यहाँ पर भी ऑथर को रिटर्न कर दें। अब चूंकि ये न्यू फीचर था तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, मैं इसको नेम के साथ यूज़ कर रहा था, हालांकि ये नेम नहीं था, इसको आपने डिफरेंट नेम देना है, मतलब ऑथर यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद जब मैंने इसको रन किया वेलकम में, तो यहाँ पर हमने ऑथर को टारगेट किया और इसके अंदर ऑथर को एज अ पैरामीटर पास किया। अब ये जो $साइन ऑथर है ये बेसिकली हमारा वेब से ये वाला ऑथर जो आ रहा है, सॉरी ये वाला ऑथर है। अगर हम इसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, सपोज मैंने अब यहाँ पर इसको जब रीलोड किया तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इमरान कासिम पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पाकिस्तान पास किया। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ तो अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिफ़ॉल्ट, मतलब अब जो इसकी ये वाली वैल्यू है जो हमने वेब के अंदर पास की है, ये वाली वैल्यू इसको अब पास हो रही है। तो ये तरीका होता है इसको यूज़ करने का, वेरिएबल को जो डायनामिक यूआरएल के थ्रू आप वेरिएबल गेट करते हैं उसको बाइंड करने का इनसाइड ओवर एक्स कंपोनेंट या ब्लेड एक्स। तो ये तो है ये वाला तरीका। अब सम टाइम हमें इसके साथ क्लासेस भी ऐड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, डॉट इसको क्या लेते हैं ऑथर, और इसके अंदर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको कर देते हैं 30 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट 900 कर देते हैं, जस्ट टू मेक इट लुक प्रिटियर। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब ये जो क्लास है ये हमने इसको असाइन करनी है इस कंपोनेंट को, एक्स कंपोनेंट को, इस एक्स कंपोनेंट को हमने असाइन करनी है। अगर तो मैं यहाँ पर आता हूँ मैसेज डॉट में और यहाँ पर लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू ऑथर, सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ, तो आपने देखा कि सक्सेसफुली उस पर वो क्लास अप्लाई हो चुकी है। लेकिन ये क्या तरीका है, ये स्टैटिक है। अगर हम इसको डायनामिक क्लास पास करना चाहें वो कैसे पास करेंगे, तो इसके लिए हमें जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर स्क्रीन में भी, यहाँ पर मैंने आई थिंक आपको स्क्रीन में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर विड्थ और साइज़ यहाँ पर हम पास कर रहे हैं, ये देखिए साइज़ एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको क्लास भी पास कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पास करता हूँ क्लास इज इक्वल टू और क्लास में मैं दे देता हूँ ऑथर। अब इस क्लास को यूज़ कैसे करना है, सिंपली आपने क्या करना है, इस डायनामिक के अंदर आके जहाँ पर हमने क्लास यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप आके एट्रीब्यूट्स, एक वेरिएबल ये जनरेट करता है एट्रीब्यूट्स, उसको आप यहाँ पर एको कर दें इनसाइड डिफ। इसके बाद जब आप रीलोड करेंगे हमारे इस पेज को तो आप देखेंगे कि सेम क्लास उस पर अप्लाई हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ऑथर की क्लास आपको यहाँ पर होपफुली नज़र आ रही होगी कि ऑथर की क्लास अप्लाई हो चुकी है हमारे इस कंपोनेंट पर, जो कि हमने पास किया फ्रॉम द कंपोनेंट। और इसको एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आप एट्रीब्यूट्स की मदद से कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करता तो ये क्लास भी अप्लाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर pdf empty हो गया, लेकिन एट्रीब्यूट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप इसको क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि इस डिव की अपनी भी एक क्लास हो सकती है। सपोज़ मैं क्लास लिखता हूँ अनदर ऑथर, ये क्लास, इसको मैं सेव करता हूँ। सो इसको रन किया तो देखिए इस पर वो क्लास अप्लाई नहीं हुई और अनदर ऑथर को यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कलर के थ्रू,
सो डॉट अनदर ऑथर, इसका मैं कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ या फिर टोमेटो रेड, ये कलर कर देता हूँ। सेव किया, इसको रीलोड किया तो आप देखेंगे कि ये कलर अप्लाई नहीं हुआ और यहाँ पर हमारे पास स्टिल जो है वो क्लास जो है वो ऑथर आ रही है। तो इसकी सोल्यूशन ये होती है कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं मर्ज का मेथड। तो यहाँ पर मैं मर्ज लिखूँगा इस तरीके से मर्ज, और इसको एरे पास करूँगा मर्ज के अंदर एरे, और एरे में टारगेट करूँगा किस की वैल्यू को, और उसके बाद उसमें क्या वैल्यू मैंने पास करनी है, अनदर ऑथर, AUTHOR, आई एम श्योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट, और इसको यहाँ से कर देंगे हम ख़त्म। सो हमने क्या किया, एट्रीब्यूट्स मर्ज, और इस फंक्शन को हमने एक एरे पास कर दिया जिसमें हमने क्लास दे दी। अब मल्टीपल भी अब यहाँ पर क्लासेस एज अ वैल्यू दे सकते हैं। सो अनदर ऑथर, इसको सेव किया, सेव करने के बाद रीलोड किया तो अब आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो टोमेटो रेड हो चुका है। और यहाँ पर डिव के अंदर भी अनदर ऑथर और ऑथर, पहले अनदर ऑथर अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद ऑथर को उसने अप्लाई किया। तो जो यहाँ पर क्लास होती है इसको पहले ऐड किया जाता है, पुश किया जाता है, और दूसरी क्लास को बाद में। तो ये बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर क्लास को ऐड कर देना है। तो दिस इज़ हाउ वी कस्टमाइज ऑल द डाटा इन ओवर एक्स कंपोनेंट। इसके अलावा इसमें लास्ट जो फीचर है वो ये है कि इसके अंदर हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्लॉट को भी। अब स्लॉट को कैसे यूज़ करना है, सपोज़ इस मैसेज को यहाँ से मैं उठाता हूँ, सेव करता हूँ, इसको वेलकम ब्लेड में आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको जो हमने एक्स मैसेज क्रिएट किया इसको यहाँ से मैं अब इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर ये मैसेज लिखता हूँ। सेव किया, इसको भी सेव किया और रीलोड किया पेज को। तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ इमरान कासिम और डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। और अगर यहाँ पर मैं स्लैश पाकिस्तान लिखूँगा तो डेफिनेटली इमरान कासिम डैश पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन मैसेज हमारा गायब हो गया। सो मैसेज के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं द वर्ड $, स्लॉट, दैट्स इट। अब ये ऑटोमेटिकली इस के अंदर जो कुछ भी होगा उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देयर यू गो। अब आपने देखा कि स्लॉट को यूज़ करने की वजह से अब यहाँ पर जो भी डायनामिक मैसेज आप डिस्प्ले करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस कंपोनेंट को पास हो जाएगा मैसेज को, और यहाँ पर एज अ स्लॉट वो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस कंपोनेंट थिंग इज़ वर्किंग इन Laravel 7। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो डू लेट मी नो इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन। तो ब्लेड एक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर है वो है कस्टमाइजेबल स्टब्स। अब स्टब्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपकी ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपको PHP आर्टिसन की मदद से हेल्प करती हैं टू जनरेट सम फंक्शंस। जैसे आप लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, तो बिहाइंड द सीन ये स्टब्स यूज़ होते हैं, और ये स्टब्स जो हैं ये बेसिकली उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो अब हम इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ, तो यहाँ PHP आर्टिसन लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर एक कमांड मिलेगी स्टब पब्लिश। आपने इस कमांड को रन करना है, PHP आर्टिसन स्टब पब्लिश। ये क्या करेगी, ये एक स्टब्स का फोल्डर क्रिएट कर देगी आपके Laravel के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, जो कि रूट पर होगा। तो ये देखिए ये स्टब्स का फोल्डर क्रिएट हो गया। इस फोल्डर के अंदर कंट्रोलर API स्टब, कंट्रोलर इन्वोकेबल स्टब, कंट्रोलर मॉडल API, कंट्रोलर मॉडल, कंट्रोलर नेस्टेड, तो यहाँ पर आपको बेशुमार, ये देखिए इवन माइग्रेशन स्टब भी मिलेगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ माइग्रेशन स्टब को, तो आप देखेंगे कि ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें, जब हम मेक माइग्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से माइग्रेशन अपडेट जब हम रन करते हैं तो उसमें स्कीमा क्रिएट की बजाय स्कीमा टेबल ऐड होता है। इसी तरीके से हम मॉडल जब क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से मॉडल क्रिएट होता है, और ऑटोमेटिकली उसका नेम स्पेस यहाँ पर ऐड हो जाता है, और क्लास जो हम नेम मेक मॉडल के बाद देते हैं वो एज अ क्लास नेम यहाँ पर ऐड हो जाता है। मैं इसके एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपको देता हूँ। देखिए हमारे पास कंट्रोलर स्टब है, इसके अंदर ये पब्लिक फंक्शन इंडेक्स है, तो ये एक रिसोर्स कंट्रोलर है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट पास कर देता हूँ, रिक्वेस्ट इंडेक्स के अंदर नॉर्मली, या फिर इसकी अगर मैं
आपको और सिंपल एग्जांपल दूं तो प्लेन में चले जाते हैं हम, प्लेन कंट्रोलर में। ये हमारे पास एक प्लेन कंट्रोलर है। ये जब हम जनरेट करते हैं तो कोई भी फंक्शन या कोई भी पब्लिक मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम कंट्रोलर क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली ये एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर दे जो कि इंडेक्स हो और उसके अंदर रिक्वेस्ट पास हो और इसकी बॉडी के अंदर ये कुछ इस तरीके से कमेंट सेक्शन आ जाए। इसको सेव करता हूँ। सेव किया तो ये अब हमने स्टब को अपडेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और मैं इसको नाम देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसने कहा जी कंट्रोलर क्रिएटेड। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, यूज़र कंट्रोलर के अंदर आऊँगा तो आप देखेंगे कि पब्लिक फंक्शन इंडेक्स विद रिक्वेस्ट पैरामीटर हैज़ बिन क्रिएटेड फ्रॉम दिस स्टब कंट्रोलर प्लेन डॉट स्टब। तो इस तरीके से अब हम स्टब्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अभी मुझे इसका ये नहीं पता कैसे हम अपने स्टब्स को भी ऐड कर सकते हैं। वो जब हम पैकेज डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो राइट नाउ आप इन तमाम स्टब्स को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ अब कर सकते हैं, कंट्रोलर्स को, मॉडल्स को, माइग्रेशंस को, जॉब्स को। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह जो भी आप क्रिएट करते हैं तो वो तमाम के तमाम आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर है वो है कस्टम कास्ट टाइप्स प्लस ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट कास्ट। अब कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी लारावल 6 तक आपको पता ही है। कास्ट की मदद से हम जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको यूज़ करते हैं, जो बिल्ट इन लारावल ने हमें फीचर्स दिए हैं उनको यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रॉपर्टी को जो हम मॉडल के अंदर क्रिएट करते हैं, माइग्रेशंस के अंदर क्रिएट करते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब लारावल 7 के अंदर इसको कस्टम कास्ट टाइपिंग या ऑब्जेक्ट के साथ हमें अब हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी तरीके से, उनको उसको एनहेंस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक कंट्रोलर, एक माइग्रेशन क्रिएट की है। यहाँ पर मैं आपको माइग्रेशन दिखाता हूँ। ऐप के अंदर, सॉरी, डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन में हमने ये माइग्रेशन क्रिएट किया है प्रोफाइल टेबल की। क्रिएट प्रोफाइल टेबल एक माइग्रेशन है जो कि एक स्कीमा क्रिएट की मदद से एक प्रोफाइल्स का टेबल क्रिएट करेगा जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं हमने क्रिएट किए हैं और 2 ऑटोमेटिक होती हैं, स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प और ID। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और ये 3 हमने क्रिएट किए हैं जो नलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें एक की टाइप स्ट्रिंग है, एक की डेसिमल है और एक की जेसन है। अब बिहाइंड द सीन हम ये कास्टिंग करना चाह रहे हैं, वो कास्टिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्लासेस। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो टाइप कास्टिंग में इन्होंने, यहाँ पर मैं आपको इसी के अंदर दिखाता हूँ, शायद मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल का मॉडल फिर उसके बाद मैंने क्रिएट किया। इस मॉडल के अंदर यहाँ पर कास्ट एट्रीब्यूट का जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। तो पब्लिक कास्ट के अंदर हम अपनी तीनों फील्ड, जो फील्ड 1, फील्ड 2 और फील्ड 3 है, उनको हमने 3 डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये तीनों क्लासेस यूज़ होंगी टू कस्टमाइज देयर वैल्यूज़। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट की स्ट्रिंग कास्ट, जो कि इम्प्लीमेंट करती है कास्ट एट्रीब्यूट्स को, और इसके अंदर 2 ही फंक्शंस होते हैं, एक गेट और एक सेट। और ये इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर्स को एक्सेस करता है। बिहाइंड द सीन हमारा कंसर्निंग वैल्यू जो है वो इसे प्रॉपर्टी, वो सिर्फ वैल्यू है। जो भी वैल्यू इस फील्ड 1 को पास होगी हम उसको वैल्यू को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं सिंपल वैल्यू, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं इम्प्लोड विद द स्पेस और उसकी वैल्यू को। इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है, आप जानते हैं कि PHP के अंदर इम्प्लोड फंक्शन की मदद से हम किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट मीन्स इस फील्ड 1 को अगर हम सिंपल स्ट्रिंग की बजाय एरे पास करेंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल इम्प्लोड इट इनटू द स्ट्रिंग लाइक दिस, इम्प्लोड विद द स्पेस एंड देन देयर वैल्यू। सो एरे कन्वर्ट हो जाएगा। हर जो एरे के इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो एक स्पेस के साथ हमारे पास डेटाबेस के अंदर सेट हो जाएगी और फिर हम उसको एज इट इज़ गेट कर सकेंगे। उसके बाद डेसिमल कास्ट में हमने क्या किया, हमने जो भी वैल्यू पास करेंगे उसको 100 से डिवाइड करेंगे और उसको गेट कर लेंगे। मतलब अगर 2000 हमने वैल्यू दी है तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 जो भी वैल्यू हमें रिटर्न होगी हम वो गेट कर लेंगे।
और सेट हम करेंगे सिंपल, जो भी वैल्यू हमारे पास आई है हमने उसको सेट कर दिया। अब इन दोनों को यूज़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो यहाँ पर है एड्रेस कास्टिंग। अब मैंने जैसे बताया था कि हमने जो माइग्रेशन क्रिएट की है, उस माइग्रेशन के अंदर हमारे पास जो जेसन में डाटा है फील्ड 3 का, तो ये बेसिकली एक एड्रेस फील्ड 3 में सेव होगा। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस कास्ट को इम्प्लीमेंट किया और क्या किया, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिकोड करूँगा, गेट करूँगा और वैल्यू को डिस्प्ले कर दूँगा, और सेट करने के लिए उस वैल्यू को जेसन इनकोड में मैं सेव करूँगा। सो इट मीन्स अब हम आसानी से वैल्यू को गेट भी कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसको डिकोड करेगा और ऑटोमेटिकली उसको एनकोड करके सेव भी करेगा। तो सेव करने से पहले उसको इनकोड करेगा और शो करने से पहले डिकोड करके हमें शो कर देगा, तो हमारा ओवरहेड जो है वो बच जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट किया है प्रोफाइल कंट्रोलर के नाम से, और यहाँ पर सिंपली मैंने रिटर्न किया ये क्रिएट मेथड के थ्रू। फील्ड 1 को मैंने एक एरे पास किया है, जबकि आपको याद होगा कि हमने उसकी जो स्ट्रिंग क्रिएट की है फील्ड, तो डेफिनेटली हम एरे पास तो नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, तो इसलिए अब इसको हम टाइप कास्टिंग के थ्रू, ऑब्जेक्ट कास्टिंग के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, और यही काम हमने यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्लोड किया है, हमने इसको एरे को इम्प्लोड किया विद द स्पेस, ताकि ये सारी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर पास की हैं इसको, ये वेलकम टू द न्यू लारावल 7 ये कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली इनटू अ स्ट्रिंग विद 1 स्पेस। तो ये ईच वर्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल, मतलब ये एक वर्ड है, ये लेटर नहीं है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। तो इसको हमने इस तरीके से सेव किया। अब फील्ड 2 में हमने इसको 20 पास किया, तो व्हाट इट विल रिटर्न अस, जब हम इसको 100 डिवाइडेड बाई 20, तो 20.0 हमें ये रिटर्न करेगा। वैल्यू जो भी होगी उसको डिवाइड करके 100 से हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको हम अब चेक करने के लिए यहाँ पर मैं आता हूँ टर्मिनल पर पहले, और PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ कि शायद मैंने इसको रन न किया हो ऑलरेडी। तो हमारे पास फ्रेश माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है, जिसमें हमारे पास प्रोफाइल का टेबल भी आ गया, और इसका राउट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी बिगनर्स की सीरीज़ में सीख चुके हैं। सो राउट्स के अंदर, वेब के अंदर मैंने ये देख सकते हैं कि राउट क्रिएट किया हुआ है। सो अब मैं टर्मिनल पर उस पर ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर स्लैश प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। ये हमारे पास राउट है, मैं इसको एंटर किया। अब चूँकि हमारे पास ये जो स्लैश ऑथर है, ये देखिए ये प्रॉब्लम है कि ये ऑथर अब एक ऑप्शनल कंपोनेंट हो चुका है हमारे पास, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। सेव किया और इसको दोबारा रीलोड किया। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड 1 वेलकम टू द न्यू लारावल 7, जबकि हमने इसको जो पास की थी वैल्यू वो एरे की सूरत में थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, देखिए इन द फॉर्म ऑफ एरे, और यहाँ पर हम इसको जेसन एनकोड भी कर सकते थे और जेसन डिकोड भी कर सकते थे। वही काम हमने यहाँ फील्ड 3 के साथ किया है। तो फील्ड 3 में आप देख सकते हैं कि फील्ड 3 हमें ऑटोमेटिकली लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन रिटर्न कर रहा है। अगर ये एरे होगा तो ऑटोमेटिकली लारावल इसको एरे में कन्वर्ट करके हमें देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर प्रोफाइल लेता हूँ इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद मैं लिखता हूँ dd प्रोफाइल। अब हम इसको डाई एंड डंप कर रहे हैं, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ एरे अब रिटर्न हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर ये सही नज़र आ रहा होगा। ये ID2 इसलिए क्योंकि वो ज़ाहिर बात एक न्यू एड्रेस क्रिएट हो गया, तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एरे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ जेसन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रिटर्न किया था सिंपली इस तरीके से। तो इस सूरत में ये हमें रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन, ये देख सकते हैं प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स। तो ये है बेसिकली हमारे पास न्यू फीचर कास्टिंग का। तो कस्टम कास्टिंग के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है व्यू कैश ऑप्टिमाइजेशन। अब व्यू कैश ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, ये बेसिकली हम जो है वो इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि जब भी आप अपनी साइट को, जिस तरीके से हमने राउट मैचिंग परफॉर्मेंस को देखा, तो ये व्यू कैशे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एनहेंस करने के लिए, रिस्पांस और रिक्वेस्ट को एनहेंस करने के लिए
कि इसकी मदद से आपका जो बेंच मार्किंग है, जो कि रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान का जो टाइम है वो इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, बेसिकली हमें एक की इंट्रोड्यूस करवाई गई है एक view.php के अंदर, जो कि कन्फिग के अंदर है। तो यहाँ कन्फिग फोल्डर के अंदर हम view.php में आके स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक न्यू की इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि लारावल 6 तक मौजूद नहीं थी। इसमें लिखा है कि एक हमारे पास की है एक्सपायर और उसकी वैल्यू है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो बेसिकली व्हाट इट विल डू कि ऑन एवरी रिक्वेस्ट द फ्रेमवर्क विल चेक टू सी इफ अ व्यू हैज़ एक्सपायर्ड to determine if it needs to be recompiled. If you are in a production and pre-compiling views, this feature may disable to save the time. कहने का मकसद ये है कि अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स एवरी टाइम जब भी आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेक करेगा कि ये जो पेज है ये एक्सपायर तो नहीं हो चुका, इसको रिकम्पाइल करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इट विल ओवरहेड, ये जो है ये टाइम थोड़ा सा लेगा आपका चेक करने का। लेकिन आपने वेबसाइट कंप्लीट कर ली, आपके कंट्रोलर्स, व्यूज़, एवरीथिंग हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी और आप इसको लाइव पर सेंड करना चाह रहे हैं तो लाइव पर सेंड करने के बाद आप व्यू कस्टमाइज़ कर देंगे इसको, आई मीन टू से इसको आप कैशे कर देंगे, व्यूज़ को व्यू कैशे करके। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर PHP आर्टिसन व्यू कैशे कमांड है इसकी, जो कि क्या करती है, सबसे पहले तो कंपाइल्ड व्यूज़ को क्लियर करती है, फिर तमाम ब्लेड टेम्पलेट्स को कैश कर देती है। तो अगर ये यहाँ पर फॉल्स होगा तो वो अब चेक नहीं करेगा वो एक्सपायर्ड है या नहीं, वो डायरेक्टली कैशे में से उठा के आपको डाटा शो कर देगा। ये होता है उनके लिए जो स्टैटिक पेजेस हैं। जो आपके डायनेमिक पेजेस होंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अगर ये चेक नहीं करेगा कि वो वैल्यू कोई अपडेट हुई है तो इट विल बी अ हेडेक फॉर यू एज वेल। सो मेरे रिकमेंडेशन में इट्स अ गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग, क्योंकि स्टैटिक पेजेस के लिए तो ये ठीक है, यू शुड मेक इट फॉल्स। बट अगर आपके पास डायनामिक डाटा है जो कि चेंज होता है ऑन ईच रिक्वेस्ट, देन व्हाट विल हैपन, अगर ये फॉल्स हुआ तो वो उसको चेक ही नहीं करेगा कि वो चेंजिंग उसमें कुछ हुई है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसी कंपाइल्ड वर्जन को उठा लेगा। सो मेरे पॉइंट में अभी स्टिल इट नीड सम इम्प्रूवमेंट, और मे बी मैं इसको जिस तरीके से समझाऊँ वो भी गलत हो सकता है। तो लेट्स सी जब ये लारावल 7 लास्ट लॉन्च होगा तब तक इसको एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। सो ये ब्लेड व्यू मॉडिफिकेशन चेकिंग है बेसिकली। तो होपफुली इसकी आपको समझ लगी होगी कि लारावल करना क्या चाह रहा है बेसिकली बिहाइंड द सीन, ताकि इम्प्रूव हो आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की परफॉर्मेंस। तो इसके बाद जो लास्ट हमारे पास अब बचा है वो है डायनामिक स्टोरेज लिंक्स। बेसिकली अब हुआ क्या है कि लारावल 7 में बेसिकली हमें जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर एक न्यू लिंक्स के नाम से एरे प्रोवाइड कर दिया गया कि जब आप PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक करेंगे तो यहाँ से वो देख सकते हैं कि पब्लिक पाथ स्टोरेज इज इक्वल टू स्टोरेज पाथ ऐप पब्लिक। तो ऑटोमेटिकली वो आपके पब्लिक पाथ यानी ऐप के अंदर, नॉट सॉरी ऐप के अंदर नहीं बल्कि आपकी ऐप के अंदर जो आपकी एक्चुअल ऐप है, नॉट द ऐप फोल्डर, जो आपकी एक्चुअल ऐप L7 ऐप का जो रूट फोल्डर है उसके अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर वो एक लिंक क्रिएट करता है। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर रन करता हूँ PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि यूज़र्स इमरान क्यू WL7 ऐप पब्लिक स्टोरेज लिंक हैज़ बीन कनेक्टेड टू स्टोरेज ऐप पब्लिक। सो ये कहना ये चाह रहा है कि आपका जो लिंक है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक फोल्डर के साथ। सो अब हम इस पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ भी फोल्डर क्रिएट करें, कुछ भी फाइल्स क्रिएट करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पब्लिक पाथ के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है पब्लिक, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टोरेज होगा अब ये उसको सेव करेगा ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, और उसको हम एक्सेस कर सकेंगे इस पब्लिक स्टोरेज की मदद से आसानी के साथ। तो यहाँ पर आप मल्टीपल पब्लिक पाथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक इमेजेस के लिए अलग से पाथ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पब्लिक पाथ इमेजेस, और यहाँ पर आप पाथ ले सकते हैं स्टोरेज पाथ ऐप/इमेजेस। तो इस तरीके से हमने सेम वही चीज़ की लेकिन ऐप/इमेजेस कर दिया। तो ऐप के अंदर
अब हमारे पास इमेजेस के फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट होगा जो कि पब्लिक पाथ इमेजेस का लिंक क्रिएट करेगा। सेव करते हैं इसको और इसको एक दफ़ा फिर रन करते हैं। तो इसने कहा कि यूज़र इमरान क्यू L7 पब्लिक इमेजेस हैज़ बीन लिंक टू स्टोरेज ऐप इमेजेस। सो अब हमारे पास स्टोरेज ऐप और इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सो इस फोल्डर का लिंक अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। किसके साथ? पब्लिक स्लैश इमेजेस के साथ। तो ये अब थिंक रिफ़्रेश नहीं हुआ था पब्लिक, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश होने में टाइम भी कभी कभी लग जाता है। तो अभी ये सिर्फ स्टोरेज शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यूज़र्स L7 ऐप पब्लिक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट हो चुका है विद स्टोरेज ऐप इमेजेस। तो यहाँ पर ये लिंक जिस तरीके से ये क्रिएट हुआ है, ये समटाइम ये इस तरीके से शो करता है। खैर एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप फाइल सिस्टम के अंदर आकर यहाँ पर आकर अपने लिंक्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। इमेजेस के लिए, फ़ॉन्ट्स के लिए डायनामिक फ़ॉन्ट्स क्रिएट करना चाहे, अवतार्स क्रिएट करना चाहे, बैनर्स, तो आप उनके लिए अलग अलग पब्लिक पाथ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़र की प्रोफाइल के इमेजेस अलग से, पोस्ट के इमेजेस अलग से आप रखना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ आप अब आसानी के साथ यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो ये है सिंबॉलिक लिंक्स का मेथड। So you may configure the symbolic links that will created when storage link artisan command is executed. तो ये था हमारे पास the last new feature introduced in Laravel 7 dynamic storage links. तो दोस्तों ये था हमारा आज का Laravel 7 का वीडियो ट्यूटोरियल जो हमने विद इन 1 आवर आई थिंक और 50 मिनट्स हमने कवर किया इसके 7 फीचर्स को, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी हमने एक एग्जांपल भी उसकी देखी और उसको समझा कि वो कैसे काम करता है। तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप Laravel 7 को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो Laravel के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, Laravel न्यू और उसके बाद फोल्डर नेम जो भी देना चाहें और उसके बाद -dev का स्विच लगा सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा Laravel 7 का डेव वर्जन। अगर आप कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो कंपोज़र के थ्रू कंप्लीट कमांड लिखने के बाद आप स्पेस देके, मतलब कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट -prefer डिस्ट्रीब्यूशन -prefer -dist स्पेस Laravel/Laravel, उसके बाद आप अपनी ऐप का नाम जो भी फोल्डर नेम देना चाह रहे हैं उसके बाद स्पेस देके आप डबल कोट्स के अंदर dev-develop का पैरामीटर पास कर दें तो आपके पास Laravel 7 का डेवलपमेंट का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप इन चीज़ों को, इन 7 कमांड्स को जिनको आप टेस्ट करना चाहें आप टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।